हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरपीएससी जीके बाय रविंदर। आज की जो क्लास होगी इसमें हम जनजातीय जो आंदोलन है उन पे चर्चा करेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, 1818 ईस्वी में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि के अनुसार कंपनी ने इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जो जिम्मा है ऊपर ले लिया। तो देखो, इसमें क्या होता है कि 1818 में क्या होता है, मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसके बीच में एक संधि होती है। इस संधि के अनुसार क्या होता है, कंपनी ने इस क्षेत्र में, मतलब जो जनजातीय जो क्षेत्र है इसमें कानून और व्यवस्था को जो बनाए रखने का जो जिम्मा है वह अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। 1818 में संधि होती है मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी संधि के अनुसार क्या है, कंपनी ने जो जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ की कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो जिम्मा है अपने ऊपर ले लिया। तो देखो, इससे आगे देखते हैं जनजातीय जो आंदोलन के प्रमुख प्रकार या भाग। जो ट्राइबल जो मूवमेंट्स हैं उनके दो प्रकार हैं, या प्रकार कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट्स के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। अब कौन से भाग हैं, देखो, एक तो है, पहला जो भाग है वो है भील आंदोलन। पहला भाग है भील आंदोलन। दूसरा जो भाग है वो मीणा आंदोलन। जो भील जो आंदोलन है उसका क्षेत्र क्या था, उसका क्षेत्र है मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र। मेवाड़ हो गया जिसमें चित्तौड़गढ़ हो गया, ये हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र। ये यहाँ पे तो होता है भील आंदोलन। और दूसरा होता है मीणा आंदोलन, जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वहाँ पे होता है। इसके लिए क्या होता है, भीलों का इसका जो भील जो आंदोलन है ना, इसका कारण क्या था, भीलों का अर्ध स्वतंत्र जीवन व्यतीत। मतलब ये फ्री तो थे लेकिन आधे फ्री थे। कारण क्या था भील आंदोलन का, भीलों का अर्ध स्वतंत्र जीवन व्यतीत, मतलब ये पूरी तरह से फ्री नहीं थे, कहने का मतलब गुलामी में जी रहे थे एक हिसाब से। इसके बाद में देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, कर्नल जेम्स टोड का भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण का प्रयास। कर्नल जेम्स टोड है, उसने क्या किया, भोमट जो क्षेत्र है ना, जो भीलों का जो आदिवासी जो क्षेत्र है उस पर क्या कर दिया, नियंत्रण करने का प्रयास किया। हस्तक्षेप से 1823 ईस्वी में भील विद्रोह सैन्य बल से दबा दिया गया। मतलब जब कर्नल जेम्स टोड था तो वहाँ पे भीलों में विद्रोह होता है 1823 में, तो उसको सैन्य जो बल है ना उससे क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। इसके बाद में क्या होता है, 1841 में किसका गठन किया गया, मेवाड़ भील कोर का। मेवाड़ मतलब भीलों को कंट्रोल करने के लिए किसका गठन किया गया, मेवाड़ भील कोर का। और इसका कब किया गया, 1841 में। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, खैरवाड़ा में। कहाँ था, खैरवाड़ा में। जो भील कोर है ना, इसके जो प्रथम कमांडेंट हैं वो थे विलियम हंटर। भील कोर के जो प्रथम कमांडेंट है कौन थे, विलियम हंटर। इसके बाद में देखते हैं क्या 1857 के पश्चात भीलों को वन संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मतलब आप जंगलों में तो रहोगे लेकिन जो वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको यूज़ नहीं कर सकते। 1857 के पश्चात क्या होता है, भीलों को वन संबंधी जो अधिकार है ना उनके, जहाँ पे वो रहते हैं उनसे क्या कर दिया गया, इनको वंचित कर दिया गया। तो देखो, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कर्नल जो जेम्स टोड है वो क्या करना चाहता है, भोमट जो क्षेत्र है, जो भीलों का आदिवासी जो क्षेत्रों है उसको क्या करना चाहता है, उस पर नियंत्रण करना चाहता है। इसके बाद में क्या होता है, 1823 में एक भील विद्रोह होता है जिसको सैन्य जो बल है ना उससे क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसके बाद में 1841 में भीलों को आवाज़ को दबाने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए मेवाड़ जो भील कोर है ना इसकी स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा, खैरवाड़ा में रखा। और जो मेवाड़ जो भील कोर है ना इसके जो प्रथम कमांडेंट हैं वो कौन थे, विलियम हंटर थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में क्या होता है, देखो 1857 के पश्चात क्या होता है, भीलों को वन संबंधी जो अधिकार है ना, वन संबंधी अधिकार हैं उनसे भी क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। आप जंगल में तो रहोगे लेकिन आपको वन संबंधी जो अधिकार है वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद में क्या होता है, 1881 में क्या होता है, मेवाड़ राज्य में
कुछ सुधार किए तो भीलों ने विद्रोह कर दिया। 1881 में मेवाड़ जो राज्य है, जहाँ पे भील रहते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ राज्य ने क्या किया, कुछ सुधार किए जिस पे भीलों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि बोले हमें सुधार भी नहीं चाहिए अब, है ना। तो देखो सबसे पहले भील आंदोलन में हम बात करते हैं, जिसमें अपन गोविंद की जो गिरी है ना, गोविंद गिरी जो महाराज हैं, इनका क्या योगदान है भील आंदोलन में, गोविंद गिरी का योगदान। देखो बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले गोविंद गिरी का जो जन्म है, गोविंद जो गिरी है, इनका जन्म कहाँ होता है, डूंगरपुर राज्य के बांसिया या बेड़सा गांव में होता है। कब होता है 20 दिसंबर 1858 को। 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद में गोविंद गिरी ने कोटा बूंदी के अखाड़े के गुरु राजगिरी से क्या की, दीक्षा ली। जो कोटा बूंदी का जो अखाड़ा है ना, उसके जो गुरु हैं, गुरु राजगिरी से क्या ली, दीक्षा ली। इसके बाद में देखते हैं गोविंद गिरी पर 1857 की क्रांति व दयानंद जो सरस्वती है, उनके विचारों का क्या पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इनसे बहुत प्रभावित रहते हैं गोविंद गिरी। इसके बाद में देखते हैं 1881 में गोविंद गिरी की स्वामी दयानंद से क्या होती है, भेंट होती है। इनकी प्रेरणा से गोविंद गिरी ने क्या किया, भीलों को एकत्रित करने के लिए एक भगत आंदोलन की शुरुआत की। देखो 1881 में गोविंद गिरी की स्वामी दयानंद से क्या होती है, मुलाकात होती है। अब उनसे प्रेरणा लेकर गोविंद गिरी ने क्या किया, भीलों को एकत्रित करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। देखो एक आंदोलन की, कौन से आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम है भगत आंदोलन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगत आंदोलन जो है किसने चलाया, तो भीलों ने चलाया, गोविंद गिरी ने चलाया। इसके बाद में देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1883 में गोविंद जो गिरी है, इन्होंने किसकी स्थापना की, संप सभा की स्थापना की। 1883 में गोविंद गिरी ने किसकी स्थापना की, संप सभा की स्थापना की। और संप सभा के 10 नियम थे। कितने नियम थे संप सभा के, 10 नियम थे। अब देखो संप सभा जो है ना, इसका तात्पर्य क्या है, संप सभा का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है पारस्परिक प्रेम व एकता का संवर्धन करने वाला संगठन। संप सभा का तात्पर्य क्या है, संप सभा का तात्पर्य क्या है, पारस्परिक प्रेम, एकता का जो संवर्धन, मतलब एकता को बढ़ाने वाला जो संस्थान है ना, उसको संप सभा का है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या होता है, गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम जो अधिवेशन है वो कहाँ पे बुलाया, मानगढ़ जो पहाड़ी है वहाँ पे 1903 में बुलाया। कहाँ पे बुलाया, मानगढ़ पहाड़ी, 1903 में प्रथम अधिवेशन होता है संप सभा का। इसके बाद में देखते हैं, देखो इसके बाद में क्या होता है, संप सभा को हिंदू दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। मतलब संप जो सभा है ना, वो हिंदुओं में ही रहे, मतलब हिंदुओं का हिस्सा रहे, तो उसने क्या, भगत पंथ की क्या की, स्थापना की। उन्होंने अपनी सबसे पहली धूनी अपने ग्राम के निकट छाणी डूंगरी में स्थापित की। मतलब इन्होंने पहली धूनी जो है वो कहाँ पे स्थापित की, जो अपने गांव के जो निकट है ना, छाणी डूंगरी, वहाँ पे स्थापित की। और इसकी सुरक्षा के लिए कोतवालों की क्या की, नियुक्ति की। जो पहली जो धूनी है उसकी सुरक्षा के लिए कोतवालों की इसने क्या की, नियुक्ति। इसका जो इनके प्रमुख शिष्य पूंजा व धीरजी थे। तो देखो गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे, पूंजा और धीरजी। पूंजा और धीरजी क्या थे, इनके प्रमुख शिष्य थे। तो देखो इससे आगे चलते हैं, हाँ देखो एक बार इतना जो पढ़ा है ना, इसको बिल्कुल क्विक रिवीजन करके आते हैं। देखो बिल्कुल क्विक रिवीजन करके आते हैं। अपन देख रहे थे भील आंदोलन में गोविंद गिरी का जो है क्या योगदान है, उसकी अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो इसमें देखो गोविंद गिरी का जो जन्म है, जन्म कहाँ पे होता है, डूंगरपुर राज्य के बांसिया या बेड़सा गांव में होता है। कब होता है, 20 दिसंबर 1858 को होता है। किस में होता है, एक बंजारा परिवार में होता है। किस में होता है, एक बंजारा परिवार में होता है। इन्होंने जो दीक्षा है ना, दीक्षा किससे ली, गुरु राजगिरी से दीक्षा ली। वो कहाँ के थे, वो कोटा बूंदी के अखाड़े के गुरु थे। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद में देखो गोविंद गिरी ने क्या किया,
1800 जो गोविंद गुरु जो गिरी थे, एक तो 1857 की क्रांति से, और दयानंद जो सरस्वती थे उनके विचारों से क्या थे, अत्यधिक प्रभावित थे। इसके बाद में क्या होता है, 1881 में इन्होंने किन से भेंट की, स्वामी दयानंद से भेंट की, और इनकी जो प्रेरणा से इन्होंने क्या किया, भीलों को एकत्रित करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भगत आंदोलन। भीलों को एकत्रित करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भगत आंदोलन। इसके बाद में 1883 में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोविंद जो गिरी है इन्होंने एक संप सभा की क्या की, स्थापना की। और संप सभा के कितने नियम है, 10 नियम है। अब देखो संप सभा से तात्पर्य क्या है, संप सभा का तात्पर्य क्या है, संप सभा का तात्पर्य पारस्परिक प्रेम और एकता का संवर्धन करने वाला संगठन। मतलब जो परस्पर प्रेम रखे, एकता का संवर्धन करने वाला जो संगठन है उसे ही अपन क्या कहते हैं, संप सभा का कहते हैं। इसका जो प्रथम जो अधिवेशन होता है ना संप सभा का, वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पे होता है। प्रथम जो अधिवेशन होता है 1903 में कहाँ पे होता है, मानगढ़ पहाड़ी पे होता है। इसके आगे चलते हैं। देखो संप सभा जो है ना वो हिंदू दायरे में हिंदुओं में रहे, मतलब हिंदू दायरे में बनी रही। इसके लिए उन्होंने क्या किया, भगत जो पंथ है ना उसकी स्थापना की। उन्होंने अपनी जो पहली जो धूनी है ना, अपनी जो पहली दो धूनी है, सबसे पहली जो धूनी है वो कहाँ पे लगाई, अपने गांव के जो निकट है छाणी डूंगरी में स्थापित की। और इसकी जो सुरक्षा है उसके लिए किसको नियुक्त किया, कोतवालों को नियुक्त किया। कई बार पूछ लेते हैं कि जो गोविंद गिरी जो है इनके प्रमुख शिष्य कौन से हैं, तो वह पूंजा धीर जी। प्रमुख शिष्य कौन है, पूंजा धीर जी। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य हैं पूंजा धीर जी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी आपको कहानी समझ में। नेक्स्ट चलते हैं मानगढ़ का विराट सम्मेलन। मानगढ़ का विराट सम्मेलन, जो मानगढ़ जो पहाड़ी है ना, मानगढ़ का विराट सम्मेलन, इसमें क्या होता है, देखो गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ जो पहाड़ी पर होने का, एकत्रित होने का आह्वान किया। देखो क्या होता है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने क्या किया, भीलों को मानगढ़ जो पहाड़ी है ना, भीलों को, देखो अक्टूबर 1913 पहली बात ये ध्यान रखनी है, भीलों को जो मानगढ़ जो पहाड़ी है ना उस पर एकत्रित होने का क्या किया, आह्वान किया। इस घटना से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर के जो भील हैं रियासतें आशंकित हो गई। उन्होंने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से भीलों के दमन की प्रार्थना की। देखो इसमें क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने क्या ऐलान किया कि भीलों से ऐलान किया कि आप मानगढ़ जो पहाड़ी है ना इस पे एकत्रित हो। अब इस घटना से क्या होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर की भील जो रियासतें थी ना, जो भील जो बाहुल्य जो रियासतें, वो क्या हो जाती हैं, आशंकित हो गई। तो उन्होंने डर के मारे संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से भीलों के जो दमन की है ना वो प्रार्थना की। जो भील बाहुल्य इलाके हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, और ईडर जो के जो भील बाहुल्य जो इलाके हैं ना वो प्रभावित आशंकित थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, संबंधित अधिकारियों से। हाँ, इसके बाद में क्या होता है, नवंबर 1913 को वेलेजली राइफल्स, राजपूतान रेजिमेंट और मेवाड़ भील कोर और जाट रेजिमेंट आदि ने मानगढ़ पहाड़ी को क्या कर लिया, घेर लिया। देखो कौन कौन सी यहाँ पे बटालियन है। नवंबर 1913 में भीलों को दमन करने के लिए जो बटालियन भेजी गई उसमें है वेलेजली राइफल, राजपूताना रेजिमेंट, मेवाड़ भील कोर, जाट रेजिमेंट। इन सब को ये सब गए और मानगढ़ जो पहाड़ी है ना उन पे मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। इसके बाद में क्या होता है देखते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ जो वर्तमान में बांसवाड़ा है पहाड़ी पर संप सभा के सम्मेलन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1500 स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही क्या हुए, मारे गए। देखो क्या होता है, 1500 स्त्री पुरुष मारे गए। कहाँ मारे गए, 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ जो पहाड़ी है जहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा था तो वहाँ पे मारे गए, गोलियां बरसाई गई संप सभा के सम्मेलन पे। तो 1500 जो स्त्री पुरुष जो है वो घटनास्थल पे मारे गए। इस घटना को जो मानगढ़ जो हत्याकांड है, इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई।
मतलब ये तो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा में। देखो डेट बिल्कुल याद रखेंगे, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ बांसवाड़ा। हाँ, अब देखते हैं इसके बाद में क्या होता है, देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। गोविंद जो गिरी है ना, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में अहमदाबाद जो कोर्ट ने है ना, इन्हें आजीवन जो कारावास की है ना सज़ा सुनाई। गोविंद गिरी को क्या की? आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उन्होंने शेष जो जीवन है ना, गुजरात में एक जगह है कंबोई नामक स्थान पे बिताया। मतलब शेष इन्होंने जो जीवन था वो कंबोई नामक स्थान है गुजरात में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया? व्यतीत किया। तो उम्मीद करता हूँ मोतीलाल तेजावत का योगदान दोबारा से अपन देखेंगे एक बार। हाँ, गोविंद गिरी का योगदान अपन देख रहे थे ना, इतना देख लिया था। अब मानगढ़ जो पहाड़ी है ना, उस पर क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसको दोबारा से अपन देखते हैं। मानगढ़ का विराट सम्मेलन, देखो क्या होता है। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने भीलों को मानगढ़ जो पहाड़ी है ना उस पर एकत्रित होने का आह्वान किया। इससे क्या हुआ कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर के जो भील जो रियासतें वो आशंकित हो गई, जिसमें भील राजा थे, जो भी था ना, जो भील जिसमें भील बाहुल्य जो रियासतें थी वो आशंकित हो गई। तो उन्होंने संबंधित जो अंग्रेज अधिकारियों से ना भीलों के दमन के लिए क्या की? प्रार्थना की, बोले इनको कंट्रोल करो। इसके लिए क्या होता है कि नवंबर 1913 में जो मानगढ़ जो पहाड़ी वहाँ पे सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पे बटालियन भेजी गई। वेलेजली राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट, मेवाड़ भील कोर और जाट रेजिमेंट आदि ने मानगढ़ जो पहाड़ी ने इसको घेर लिया। इसके बाद में क्या होता है, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी पर समसभा के सम्मेलन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें क्या होता है 1500 स्त्री पुरुष जो हैं घटनास्थल पे घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं, सॉरी ना। और इसको क्या संज्ञा दी गई? इसको संज्ञा दी गई भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। डेट मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913, जगह मानगढ़ बांसवाड़ा, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। इसके बाद में देखो क्या होता है। इसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, इसके बाद में क्या होता है, अहमदाबाद जो कोर्ट है ना, उसने गोविंद गिरी को आजीवन कारावास की सज़ा दी। शेष जो जीवन है उन्होंने गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। तो बच्चों ये था गोविंद गिरी और मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित। इसके बाद में देखते हैं मोतीलाल तेजावत का योगदान। तो देखो एक बार थोड़ा सा नीचे लेते हैं। इसके बाद में किसका योगदान की अपन बात करते हैं? मोतीलाल जो तेजावत है, इसके योगदान की अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, मोतीलाल जो तेजावत है, इनका जो जन्म है 1887 में कोलियारी गांव में हुआ। फलासिया आदिवासी ठिकाना है, जो फलासिया आदिवासी जो ठिकाना है वहाँ पे इनका जन्म होता है। गांव का नाम आ गया कोलियारी। 1887 कोलियारी गांव में इनका जन्म होता है। और कहाँ पे जन्म होता है? ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल जो तेजावत है ना, इनका जन्म होता है। इसके बाद में देखते हैं क्या आता है मोतीलाल तेजावत। देखो मोतीलाल तेजावत ने अत्यधिक करों एवं बेगार एवं सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में चित्तौड़ में आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन चलाया। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया, अत्यधिक करों और लाग, बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में चित्तौड़गढ़ में कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन का नाम क्या है? भूमट आंदोलन भी नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथ्य एकत्रित कर उन्होंने 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका की
नामक पुस्तिका की वह मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। इन्होंने क्या किया, जो आदिवासी जो किसान है ना, जितनी भी मांगे हैं, उनके अत्याचारों के संबंध में जितने भी फैक्ट थे उनको इकट्ठा किया और 21 जो मांग है उनको समावेश किया। पूरा फैक्ट आ गया इसमें ना, और उसको मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका में उनको प्रकाशित करवाया और मेवाड़ का जो महाराणा है ना उसके समक्ष इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। इसका देखो फल क्या रहता है। 7 अप्रैल 1922 को तेजावत ने विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन बुलाया। विजयनगर जो राज्य था उसके नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भीलकोर के सैनिकों ने नीमड़ा गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे 1200 आदिवासी भील मारे गए। देखो 1200 आदिवासी भील यहाँ पे मारे गए। तेजावत द्वारा भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करते रहे। मतलब इसके बावजूद भी मोतीलाल जो तेजावत है उन्होंने हिम्मत नहीं मारी और भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन का संचालन रखा। 1929 ईस्वी में गांधी जी की सलाह पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। मोतीलाल जी तेजावत है, गांधी जी की सलाह पर क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद में 1936 में मोतीलाल तेजावत को सेंट्रल जेल उदयपुर में रखा गया। कहाँ पे रखा जाता है, 1936 में मोतीलाल जो तेजावत है उनको कहाँ पे रखा गया, सेंट्रल जेल उदयपुर में रखा जाता है। इन्होंने रिहा होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जैसे ही रिहा हुए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद में क्या होता है, 5 दिसंबर 1963 को तेजावत जी है ना, मोतीलाल जी तेजावत है, इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो कुछ उपनाम हैं, इनको भीलों का मसीहा, बावजी आदि उपनाम से संबोधित किया गया, जानते हैं ना। तो ये तो हो गए भील आंदोलन। तो देखो मोतीलाल जो तेजावत है ना, इसने इसका जो योगदान है एक बार पुनः देख लेते हैं। मीणा जो आंदोलन है ना, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं क्या है। मीणा आंदोलन को दोबारा से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन में क्या होता है, जहाजपुर जो परगने के जो मीणा है उनके द्वारा 1851 में उदयपुर राज्य में एक अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया गया, विद्रोह किया गया। विद्रोही मीणाओं के दमन के लिए एक हाकिम नियुक्त किया जिसका नाम था रघुनाथ सिंह मेहता। और रघुनाथ सिंह मेहता जो था बड़ा आरामी आदमी था। इसने नियुक्ति के नाम पे क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, अवैध वसूली शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और 1860 तक मीणाओं का जो ये विद्रोह है ना, इसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसके बाद में देखो जयपुर राज्य में मीणा आंदोलन जो है वो किस प्रकार से चलता है। इसके बाद में देखो 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ब्रिटिश सरकार का एक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और एक कानून है जरायम पैसा कानून जो जयपुर राज्य में था। इसके तहत क्या थे कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं मीणाओं के, उनको रोजाना जो नज़दीकी जो थाना है ना उसमें उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पाबंद किया गया। बोला आपको यहाँ पे हाजिरी लगा के जाओगे, पता नहीं तुम दिन में जाके क्या कांड कर दो। तो इससे क्या होता है, मीणा समाज ने इसका तीव्र विरोध किया और अपने अस्तित्व के लिए 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का क्या किया गया, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब किया गया, 1933 में किया गया। और इसमें क्या मांग की गई, जो जरायम जो कानून है इसको रद्द करने की प्रयास किया गया। इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ से मेन बात है, अप्रैल 1944 में नीमका थाना सीकर में मीणाओं का एक वृहद अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जैन संत मगन सागर करते हैं, जैन संत मगन सागर करते हैं। और यहाँ पे एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है राज्य मीणा सुधार समिति। और इस समिति का अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित वंशीधर शर्मा ने की। तो देखो इससे आगे देखते हैं, इस जो राज्य मीणा सुधार जो समिति है ना, इसका जो मंत्री कौन होता है, मंत्री होता है राजेंद्र कुमार अजय। महामंत्री कौन है, लक्ष्मी नारायण झरवाल। इसके बाद में देखो इस समिति ने 1945 में जरायम जो कानून, जरायम पेशा कानून व अन्य कानून वापस लेने की मांग, मतलब एक तो जरायम पेशा कानून और अन्य कानून वापस ले मांग करते हुए लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में एक राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। मतलब जयपुर राज्य में नहीं, पूरे भारत में जितने पूरा जो राज्य है राजपूताना है उसमें इस कानून को ख़त्म किया जाए, ऐसी मांग की। तो देखो जुलाई 1946 में
सरकार ने स्त्रियों और बच्चों को थाने में उपस्थिति आने से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन बाद में पुरुषों को भी मुक्त कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है देखो, 28 अक्टूबर 1946 को जो एक बागावास में एक सम्मेलन होता है, जिसमें जो चौकीदार जो मीणा है ना, उन्होंने स्वेच्छा से चौकीदारी का जो काम है ना उससे इस्तीफा दे दिया और इस दिवस को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद में क्या होता है, मीणाओं द्वारा लगातार प्रयास करने पर 1952 में जरायम जो पेशा जो कानून है ना, इसी को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जरायम जो पेशा कानून है इसी को रद्द कर दिया गया। तो ये तो था मीणा आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।